बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है रिस्ट एंड हैंड ऑर्थोसिस और उसकी हमने डिटेल पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे एल्बो ऑर्थोसिस। एल्बो ऑर्थोसिस में हमारे पास दो टाइप्स की ऑर्थोसिस होती हैं, एक स्टैटिक ऑर्थोसिस होती है, एक डायनेमिक ऑर्थोसिस होती है। अब स्टैटिक से तो आपको पता है जो आपको टोटली स्टैटिक पोजीशन में रखती है, इमोबाइल होती है, मूवेबल नहीं होती। बट डायनेमिक में क्या होता है, हमारे पास मूवेबल होती है। इसकी मैं आपको पिक्चर्स बाद में शो करती हूँ सारी। अभी सिर्फ हम लोग याद करने लगे हैं कि नेम्स, इनके नेम्स क्या हैं, ये कौन कौन सी ऑर्थोसिस होती हैं, उसके बाद हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास शोल्डर ऑर्थोसिस है, आर्म स्लिंग। आपने मोस्टली पेशेंट को जिनकी एल्बो फ्रैक्चर हो जाती है या जिनका जो शोल्डर होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, शोल्डर को उसको इमोबाइल करने के लिए उसको हम लोग आर्म स्लिंग लगा देते हैं। मोस्टली वो पट्टी टाइप जो लगाते हैं, जो गर्दन से होके पीछे से होके आती है, तो वो उसको कहते हैं आर्म स्लिंग। फिगर ऑफ 8 ये जो है, ये आपने देखा होगा मोस्टली पेशेंट जो अपना पोस्चर सेट रखने के लिए, ये जिनकी क्लेविकल वगैरह का फ्रैक्चर हो जाए तो वो उनको फिगर ऑफ 8 उसकी पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। तो आर्म स्लिंग को तो ये है ना कि ये बंदे का बाजू है, ये इस तरह से रख के बाजू, तो यहाँ पे ऐसे पट्टी बांध के इस तरह से यहाँ ये इसके ऊपर से लेके आते हैं ताकि इसके जो बाजू है वो रेस्ट पे। फिगर ऑफ 8 जो होता है वो बैक साइड पे उसकी पिक्चर। और कफ स्लिंग, ठीक है, ये भी हमारे पास शोल्डर ऑर्थोसिस होता है। ये भी सिर्फ यहाँ पे ये रिस्ट है आपकी, तो यहाँ पे जस्ट एक स्लिंग होता है और ऊपर से गर्दन से होके आता है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक स्लिंग जो है वो मोस्टली ये भी इमोबिलाइज करने के लिए उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करने। और हेमी आर्म स्लिंग, ये जो है ये नंबर 1 आर्म स्लिंग, नंबर 2 फिगर ऑफ 8 ये, और कफ स्लिंग ये शोल्डर के ऑर्थोसिस हैं। ठीक है, शोल्डर में कोई मसला हो जाए या क्लेविकल में या कॉलर बोन में कुछ भी इस तरह, इसका कफ स्लिंग या कॉलर स्लिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है, कॉलर स्लिंग। तो उसको ऑर्थोपेडिक स्लिंग और हेमी आर्म स्लिंग, ठीक है। ये हेमी आर्म मतलब आर्म को टोटली फ्लेक्स नहीं किया जाता, बिल्कुल हल्की सी हेमी आर्म स्लिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसके साथ साथ पिक्चर्स दिखाऊंगी जी। आर्म स्लिंग क्या होती है? आर्म स्लिंग क्या कहते हैं, उनको होल्ड फोर आर्म को मैंने आपको बताया कि आपने मोस्टली लोगों को जिनकी शोल्डर या एल्बो पे फ्रैक्चर आ जाता है तो उनको देखा होगा वो पट्टी टाइप बांधी होती है उसके ऊपर, और पीछे से गर्दन के पीछे से लाके एक आपकी चेस्ट के ऊपर उन्होंने हाथ रखा होता है, अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के उन्होंने किया होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास आर्म स्लिंग, ठीक है। अपने जो बाजू उसको लटकाया होता है, ये सपोर्ट करता है कोई भी इंजरी हो जाए आर्म पे, फोर आर्म पे, रिस्ट पे, वहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कॉलर एंड कफ स्लिंग से ये भी इंजरीज़ के लिए यूज़ किया जाए। आर्म में कोई भी इंजरी हो जाए, शोल्डर में कोई इंजरी हो जाए, जो या क्लेविकल में आर्म में इंजरी हो जाती है तो उसको हम लोग कॉलर एंड कफ स्लिंग लगाते हैं ताकि शोल्डर और क्लेविकल जो है ना अपनी जगह से हिले ना। वो जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कॉलर एंड कफ मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो हमारी आर्म स्लिंग ही यूज़ की जाती है, बट ये किसी केसेस में हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट, ये क्या करती है, क्लेविकल फ्रैक्चर वगैरह हो जाए हमारे पास, या कोई बोन का फ्रैक्चर हो जाए, कॉलर बोन का फ्रैक्चर हो जाए, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करने के लिए, करेक्ट पोस्चर करने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो गलत तरीके से बैठते हैं और उनकी जो हो जाते हैं शोल्डर जो हैं वो हो जाते हैं राउंडेड शोल्डर हो जाते हैं, तो उसको सेट करने के लिए हम लोग फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑर्थोपेडिक स्प्लिंग, ये एक बैंडेज टाइप होता है, वो सपोर्ट करता है इंजर्ड आर्म को, ठीक है। ऑर्थोपेडिक ये जो सपोर्ट करता है और आर्म को इमोबिलाइज करता है, उसको मूव नहीं होने देता। उसके बाद फ्लायल आर्म स्लिंग जो होता है वो हम लोग जो बिल्कुल जैसे फ्लायल आर्म स्लिंग मतलब जो बाजू है वो हवा में लटक रहा है, तो हवा की तरह फ्लायल आर्म स्लिंग, उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ताकि जो उसकी ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट में अगर पेन है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट में पेन है, तो उसके लिए हम फ्लायल आर्म स्लिंग। उसके बाद हेमी आर्म स्लिंग, ये भी इसलिए यूज़ किया जाता है हेमी आर्म स्लिंग ताकि जो ज़्यादा वेट आ रहा है ना, जब कोई फ्रैक्चर होता है या किसी तरह का कोई इंजरी हो जाती है तो हमारी बाजू का वेट जो है वो टोटल हम वेट डाल देते हैं, तो उस वेट को रिड्यूस करने के लिए उसको हम लोग सपोर्ट दे देते हैं ताकि उसका जो प्रेशर हो, सर्जरी के बाद सर्जरी हो या कोई भी इंजरी हो जाए उसके बाद अगर जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इवनली, एक चीज़ के ऊपर या एक जॉइंट के ऊपर प्रेशर ना डाले। अब मैं आपको इसकी पिक्चर्स के साथ बताऊंगी कि पिक्चर्स में क्या क्या है, उसमें ऐड करके बताऊंगी कि पिक्चर्स में क्या क्या बताया गया है और पिक्चर्स वो किस तरह की है, ताकि आपको अगर रिकमेंड करना हो तो आपको पता हो कि इसके लिए हम लोग ये रिकमेंड कर सकते हैं।
और उसके बाद हमारे पास शोल्डर एल्बो रिस्ट ऑर्थोसिस है, जिसमें हमारे पास एयरप्लेन स्प्लिंट है। एयरप्लेन आप देख लो, एयरप्लेन स्प्लिंट किस तरह, जो शोल्डर को भी कवर करता है, एल्बो को भी कवर करता है, रिस्ट को भी कवर करता है। और उसके बाद फिंगर ऑर्थोसिस में DIP एंड PIPs होते हैं, जैसे कि कुछ डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट और पे लगते हैं, और कुछ और ये होते हैं ज़्यादातर बोटनर डिफॉर्मिटी में, रिमोटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट में, इस तरह के पेशेंट में इनको लगाया जाता है। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा। और इसकी मैं वीडियो आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ, इनके जितने भी वो हैं, इसकी ये कौन से ये एयर स्प्लिंट्स कौन से होते हैं, DIP PIP कौन से होते हैं, और इसके बाद आगे कुछ हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, स्लाइड से मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो अब हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं, कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो एल्बो ऑर्थोसिस में हमारे पास स्टैटिक ऑर्थोसिस और स्टैटिक ऑर्थोसिस थे हमारे पास। तो स्टैटिक ऑर्थोसिस जो होते हैं वो हमारे पास एल्बो की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और टिश्यू को हील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास, और उसके बाद डायनेमिक ऑर्थोसिस है। डायनेमिक ऑर्थोसिस जो होते हैं कि मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए डायनेमिक किए जाते हैं, जैसे कि बर्न और कंट्रैक्चर वगैरह में हम लोग एल्बो की मूवमेंट अगर लॉस ऑफ द एल्बो लॉस्ट हो जाए तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उसकी मूवमेंट को ज़्यादा। नेक्स्ट आ गया शोल्डर ऑर्थोसिस, तो उसमें हमने जो मैंने सारी पढ़ी थी, आ गया आर्म स्लिंग, ये सारे। तो आर्म स्लिंग ये देख लें, ये है आर्म स्लिंग, ये फर्स्ट वाली जो है वो आर्म स्लिंग है, टोटली पूरे उसको एल्बो को कवर किया। कफ स्लिंग है ये वाली, दूसरी वाली फिगर 1 जो है आर्म स्लिंग है, फिगर 2 जो है कफ स्लिंग है। कफ स्लिंग देखें आप, इसने किस तरह से कफ जस्ट और आपको जो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिस्ट से उन्होंने किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। उसके बाद ये हमारे फिगर ऑफ 8 था। फिगर ऑफ 8 की जो ब्रेसेस थी वो इस तरह की होती है, जिसमें हम लोग एक तो पोस्चर सेट करने के लिए होता है, और एक हमारे पास क्लेविकल और शोल्डर कि अगर कोई इंजरीज़ हो जाए तो उसको क्लेविकल को इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ये है हमारे पास फिगर ऑफ 8 ब्रेस, मोस्टली हम पोस्चर में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये फ्लायल स्लिंग है, देखो किस तरह से है। और एक ये हेमी आर्म स्लिंग, जो हेमी आर्म स्लिंग जस्ट क्या करते हैं कि उसको अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको जस्ट पेशेंट को क्या करते हैं हम सपोर्ट प्रोवाइड करें। ये हमारे पास दूसरी आर्म स्लिंग है, इसको देखो पूरे कवर किया है, और इसको सपोर्ट के लिए जस्ट कि वेट बियर जो वेट है वो पूरा डिवाइड हो जाए। ये थे हमारे पास शोल्डर ऑर्थोसिस। अब हम शोल्डर एल्बो रिस्ट ऑर्थोसिस जो पूरे फुल उसमें लगाता है, शोल्डर को भी कवर करता है, रिस्ट को भी, एल्बो को भी, तीनों को कवर करता है। वो हमारे पास अर्ब्स पैल्सी के पेशेंट को, अर्ब पाल्सी के पेशेंट को यूज़ किया जाता है। इसमें आप लोग शोल्डर जो होता है अबडक्ट होता है 70 to 90 डिग्री, और हीलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रैक्चर ना बने इसलिए। अब अर्ब पाल्सी होती है हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा जो अपर लिम्ब है उसमें डिफरेंस आ जाता है, उसमें चेंजिंग आ जाती है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। उसमें फिंगर ऑर्थोसिस जस्ट हम लोग बोटनर डिफॉर्मिटी वगैरह हो जाए, उसकी टांग कह रही हूँ, सॉरी, ये उंगली जो है वो, उसमें उंगली के मसल्स में कोई मसला आ जाए तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो इसमें वोलर डोर्सल जॉइंट, क्रॉस जॉइंट्स में यूज़ किया जाता है, और DIP जॉइंट्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिंगर ऑर्थोसिस PIP के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे मोस्टली बोटनर डिफॉर्मिटी हो या स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो उसमें यूज़ की जाती है। इसमें ये देखो इमोबिलाइज़ कर दिया जाता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी के लिए इस तरह से। अब यहाँ पे उन्होंने बताया स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बोटनर डिफॉर्मिटी डिफरेंस, तो ज़रा आप गौर से देख लें कि DIP स्वान नेक में DIP फ्लेक्शन में चली जाती है और PIP हाइपर एक्सटेंशन, बट बोटनरी डिफॉर्मिटी में अलग उल्ट होता है, PIP फ्लेक्शन में चले जाते हैं और DIP हाइपर एक्सटेंशन। तो इसको लाजमी चीज़ को याद रखना है, ये इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, ठीक है, कि DIP फ्लेक्शन में चले जाता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी में, और PIP हाइपर एक्सटेंड हो जाता है। और बोटनरी डिफॉर्मिटी जो ना जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये कौन सी चीज़ें हैं। तो ये फिंगर कॉर्ड्स, ये भी हमारे पास ये फिंगर ऑर्थोसिस हैं। फ्रॉग स्प्लिंट्स, ये भी फिंगर ऑर्थोसिस हैं। कर्व फिंगर, ये भी फिंगर ऑर्थोसिस है। ये सारे क्या हैं, फिंगर ऑर्थोसिस। तो ये फिंगर ऑर्थोसिस, ये आपको फिंगर कॉर्ड्स दिखा रहे हैं, ये फिंगर के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद ये सारी जो है हमारे पास फिंगर्स के लिए यूज़ होती हैं, फिंगर ऑर्थोसिस जितनी भी हैं। ये है हमारे पास स्प्लिंट स्पार्क्स। और ये नेक्स्ट आ गया, ये आप एक दफ़ा इनकी पिक्चर्स देख लें ताकि आपको कभी पता हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये फ्रॉग की हैं, और ये हमारे पास फिंगर स्प्लिंट है, कर्व फिंगर स्प्लिंट है। और ये हमारे पास फिंगर, सारी क्या हैं, फिंगर्स के लिए, फिंगर्स पे यूज़ होती हैं हमारे जितनी भी ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं।
उसके बाद ये हमारे पास हैंड ऑर्थोसिस में अल्नर ड्रिफ्ट हो जाए, अल्ना में कोई मसला आ जाए, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं अल्ना को सीधा करने के लिए। उसके बाद हैंड ऑर्थोसिस में ये देखो यूनिवर्सल कफ है, ये कोई चीज़ चम्मच साथ लगी होती है इसको उठाने के लिए। ये जो होता है डायनेमिक होता है, ये मूवेबल, इसको चम्मच से उठाने के लिए किया जाता है कि हम लोग डेली एक्टिविटीज़ के लिए परफॉर्म करने के लिए वो लगाया जाता है। उसके बाद ये कैसे प्लेंटिंग, ये मूवेबल होती है, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, उससे मूव किया जाता है, ठीक है। इजीली डायरेक्शन जो है जहाँ पे आप करना चाहते हैं वहाँ आपकी चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि साथ असिस्टेंट कौन से, तो ये स्प्रिंग होता है, साथ कुछ स्प्रिंग नकल बैंड, जो स्प्रिंग जो होते हैं मूवेबल डायनेमिक जो ऑर्थोसिस होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। कुछ इलास्टिक बैंड किसमें लगते हैं, किसी में स्प्रिंग लगे होते हैं ताकि उनको किया जाए। तो ये हमारे पास ये बेसिक कंपोनेंट इनके ये होते हैं, ठीक है। फिंगर कफ, फिंगर्स के ऊपर जो कफ लपेटने के लिए। उसके बाद फिंगर पैन होता है, फिंगर कफ होता है, ठीक है। फिंगर फ्लेंजियल बार होती है या फिंगर पैन होता है। फिंगर नेल अटैचमेंट, ठीक है, नेल अटैचमेंट के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। और ये हमारे पास डायनेमिक, ये जो है वो मूवेबल होता है, वो इजीली क्या करते हैं मूव कर सकते हैं हम लोग। अगर हमने फिंगर्स को मूव करना है तो उसके लिए फिंगर कफ होता है। डायनेमिक स्प्रिंग वायर होती है, ये डायनेमिक रिस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ी है कि ये किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। इसमें मेटाटार्सल बार, ये इसको मूव करने के लिए। उसके बाद नकल बैंड और ये हमारे पास फिंगर कफ। और ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती हैं, इसको क्या नाम दिया जाता है। फिंगर कफ होता है, मीन कि अगर आपने किसी को डिवाइस बनवाने के लिए कहनी है तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बाकी हमारे पास जनरल प्रिकॉशन ये है कि हमें बताना है कि कोई इससे कोई स्किन रिएक्शन तो नहीं हुआ, कितने टाइम पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे सफाई करनी है, ये सारा कुछ होता है। और बहुत शुक्रिया सुनने का। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछने। अल्लाह हाफिज़।